आज जो हम आपके सामने जो टॉपिक रखने जा रहे हैं, मेरा प्रयास है 1905 से 1947 में जो भी इम्पोर्टेंट है उस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, हम आपके सामने आशुतोष पाठक। आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग बात करेंगे 1905 से 1947 में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, कौन कौन से ऐसे वैसा समय आया जब भारत के इतिहास के लिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है और वहां से आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा तो क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले देखिएगा 1905, एकदम आराम से देखिए। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन, ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन। और बंगाल का जो विभाजन जो होता है, इस बंगाल विभाजन के विरोध में याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन भी होते हैं। अब अगर यहां से आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन का अगर हम लोग शीर्षक गीत की बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था, तो वंदे मातरम। लेकिन यही अगर स्वदेशी आंदोलन आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र की बात करेगा कि आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन किस नाम से, तो ये वंदे मातरम के नाम से चलाया जा रहा था। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस दौरान भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, तो भारत का जो वायसराय था ये लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को आयोगों का शासनकाल कहा जाता है और इसका शासनकाल 1899 से 1905 माना गया। अब मेरी बात को फिर से सुनिएगा ध्यान से। जब लॉर्ड कर्जन भारत आया तो उसका एकमात्र उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो की नीति। उसी के तहत 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाता है और बंगाल को दो भाग में बांट दिए जाते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन जैसे ही होता है तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखेगा, यानी स्वदेशी आंदोलन चलाए जाते हैं। और स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक गीत है ये वंदे मातरम। लेकिन अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का विचार, अगर विचार की बात करेगा कि विचार सबसे पहले किसके मन में आया या किस पत्रिका के माध्यम से आई, तो ये एक संजीवनी पत्रिका हुआ करती थी। एक पत्रिका थी संजीवनी, जिसके लेखक थे कृष्ण कुमार मित्र। याद रखिएगा, तो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के विचार की बात की गई। एकदम आराम आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है और एकदम यहां से क्वेश्चन हमेशा रहता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो लाल, बाल और पाल को जाता है। तो लाल, बाल, पाल का मतलब लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल जो थे ये बंगाल से नेतृत्व कर रहे थे। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो बाल गंगाधर तिलक से है, ध्यान रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक से जो संभावना है जो पूछने की है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको याद करके जाना है। जैसे 1893 में इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की। 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव, याद रखेगा शिवाजी महोत्सव। अब आप कहिएगा कि सर आप तो यहाँ ये लिखे हैं, देखिए कनेक्ट करके कैसे पढ़ना ये आज हम आपको बता रहे हैं। ये तो 1905 से 1947 टॉपिक है ही, लेकिन अब यहाँ पे जब बाल गंगाधर तिलक की बात आई तो हम सीधे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूरा विवरण, और ऐसे मेरा इन पे वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। उसी तरह केसरी और मराठा के संपादक, केसरी और मराठा के जो संपादक जो हुए ये बाल गंगाधर तिलक ही हुए। और इनके द्वारा ही, ध्यान रखिएगा, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, अब फिर आ गए देखिए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लीग के साथ कांग्रेस का समझौता, लीग और कांग्रेस के साथ, याद रखेगा, तो लीग और कांग्रेस के साथ जो समझौता जो हुआ वो
बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही हुआ था। इसमें एनी बेसेंट भी थी। और 1916 में याद रखिएगा कांग्रेस का विलय, कांग्रेस जो दो भागों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल, उस पर भी बात करेंगे। जो गरम दल और नरम दल जो में बट जाती है 1907 में, यानी कांग्रेस का जो विभाजन जो होता है 1907, तो सूरत विभाजन, जिसको सूरत विभाजन भी कहा गया, याद रखिएगा, तो सूरत विभाजन भी कहा गया। इस कांग्रेस का विलय यहां पर कर दिया जाता है तिलक के प्रयासों से ही, याद रखिएगा। उसी तरह 1916 में तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा ही की जाती है। तो एक टॉपिक से आप कितने कनेक्ट करते हैं ये आप पे निर्भर करता है, और जब तक आप कनेक्ट करके इंटरलॉकिंग करके नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। हम बार बार बोलते हैं। तो फिर से मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। 1905 से 1947 जो आज हम टॉपिक बनाए, अब ये कितना लंबा वीडियो जाएगा ये मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन आपका आज के बाद पूरा का पूरा आधुनिक भारत के इतिहास 1905 से 1947 पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है और इसका एकमात्र उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो। 1905 में जैसे ही बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन जैसे ही होता है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किए जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो सर्वप्रथम जो विचार आता है, ये सर्वप्रथम जो विचार है ये कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी से आती है। दूसरा चीज, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम, और यही वंदे मातरम के नाम से आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल बंगाल से नेतृत्व करते हैं। अब हमने आपको देखा है, यहाँ पे बताया कि बाल गंगाधर तिलक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बाल गंगाधर तिलक ऐसे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो आंदोलन के लिए जेल गए। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हुए जो कांग्रेस के अध्यक्ष न बनते हुए भी कांग्रेस पे इनकी पकड़ काफी मजबूत थी। 1893 में महाराष्ट्र में इन्होंने गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। केसरी और मराठा का अगर हम लोग संपादक देखेंगे तो ये बाल गंगाधर तिलक ही थे। 1916 में जो कांग्रेस 1907 में बट गई थी, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, उस अधिवेशन में तिलक के प्रयासों से ही लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है। और फिर 1907 में जो कांग्रेस जो विभाजित जो हो जाती है गरम दल और नरम दल में, उस कांग्रेस को एक करने का प्रयास किया जाता है, यानी वो फिर कांग्रेस का विलय हो जाते हैं। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद 1920 में 1 अगस्त 1920 जैसे ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा तिलक से। अब हम लोग तो यहाँ तक हमको नहीं लग रहा है कि किसी को दिक्कत हुआ होगा। जो दिक्कत होगा तो फिर हम लोग इस पे जहां भी आप बोलेंगे वहां पे हम बात करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 1906 देख रहे हैं। देखेंगे जिस मंशा के लिए ये लोग काम कर रहे थे वो 1906 में देखने को मिला। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। इस पे भी मेरा वीडियो अलग से आप लोग देख सकते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना अगर हम लोग देखेंगे तो 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, सलीमुल्लाह खान और आगा खां यानी खान ब्रदर्स आगा खां के द्वारा कहाँ पे किया जाता है, तो ढाका में किया जाता है। ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर संस्थापक का अगर क्रम पूछेगा तो सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, याद रखिएगा। लेकिन ये ही 1906 में जो मुस्लिम लीग जो बना, आगे चलकर कहीं ना कहीं एक इतिहास दिखाता है कि वो विभाजन का कारण ही बना। इस चीज को याद रखिएगा।
अगर हो सकता है कि अगर गांधी रहते तो वैसी स्थिति उत्पन्न न होती। फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे। तो 1906 में जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति के तहत जो ब्रिटिश जो काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसा भी देखा गया, देखिए जो भी यूरोपियन जो हैं ये दोहरे नीति के तहत काम करते हैं। आज भी ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ ये लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, ठीक है, जो युद्ध जो ये करते हैं डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को, चाइना को सह देते हैं, जिसके कारण से स्थिति आज भी उत्पन्न यही देख लीजिए। तो उस समय भी यही चीज था। तो ये लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो था, तो कहीं ना कहीं भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाह रहे थे जिससे ये लंबे समय तक शासन कर सकें। तो जो दोहरी नीति वाले जो होते हैं ना, जो दोहरे चरित्र वाले होते, चेहरे वाले होते हैं, चरित्र वाले जो होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, जीवन में यही चीज सिखाता है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। लेकिन यही 1916 में क्या होता है, लीग यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच तिलक के प्रयासों से समझौता होता है। उसमें एनी बेसेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब ध्यान रखिएगा कि यहां पे अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा ही शिमला में एक शिष्टमंडल जो मिलता है, याद रखिएगा, शिमला में एक शिष्टमंडल मिलता है। कहां मिलता है शिष्टमंडल, किससे मिलता है भाई, तो लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय था, तो लॉर्ड मिंटो से मिलता है और पृथक निर्वाचन की बात करता है। किसके लिए पृथक निर्वाचन की बात करता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात करता है। और फिर ये देखने को मिलता है कहां, 1909, याद रखिएगा 1909 के अधिनियम में देख लीजिए कि पृथक निर्वाचन की मांग कर दी जाती है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, जिसको बोला गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको बोला गया। अब मेरी बात को आराम से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पृथक निर्वाचन के लिए तो लोग यहीं पे ये मांग कर दिए थे ना, जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है, तो आगे चलकर 1907-8 में इन लोग का संविधान बनता है, अधिवेशन होता है, और आगे चलकर एक शिष्टमंडल शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से मिलता है, और लॉर्ड मिंटो उसी इंतजार में बैठा रहता है, सोच लीजिए। और फिर जाकर ये लोग पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, और 1909 में ये घटना देखने को मिलती है। तो ये 1906 रहा। आगे चलकर देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ठीक ठाक स्थिति नहीं थी, याद रखिएगा। कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई थी कि अब लगने लगा कि अब कांग्रेस के एक हो रहना मुश्किल है। जैसे कांग्रेस का अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये 3 तरह से कांग्रेस अपने स्वरूप को तैयार करती है। पहला 1885 से 1905 उदारवादी थे। इनको लगता था कि चलो भाई हम इजी वे में स्वतंत्रता ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो बच्चा 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, और उसको रोज बोलिए कि हम टॉफी देंगे और उसको टॉफी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, 20 साल 25 साल के बाद तो ब्लास्ट होगा ही ना। यही चीज यहां पर भी हुआ। ये लोग जो कांग्रेस के जो कांग्रेस जब बनी, जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय जो बच्चे जन्म लिए होंगे वो तो रोज सुन रहे होंगे कि भारत को आजादी मिलेगी, भारत को आजादी मिलेगी। तो भारत को तो आजादी मिली नहीं, तो 20 साल के बाद वो ब्लास्ट हुआ और वो उग्रवादी के रूप में, यानी कह सकते हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, तो उग्र रूप ये लोग धारण किए। तो 1906 से 1920 तक का वो स्थिति देखने को मिला। लेकिन ये लोग भी भारत को आजादी नहीं दिलाए। तो फिर जाकर एक क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न होती है, और उसी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक जो पार्ट जो खाली रह जाता है, 1915 में जैसे भारत में गांधी आते हैं, ठीक है, वहां से फिर गांधी युग की शुरुआत होती है जो 1947 तक चलता है। तो एक हो गया 1885 से 1905, फिर 1905 से कह सकते हैं या 1906 से कह सकते हैं 1920 तक का, और फिर एक 1915 से लेकर 1930 तक का क्रांतिकारी गतिविधियां थी। और फिर 1915 से ही अगर कह सकते हैं बेसिकली तरीके से, लेकिन ऐसे 1917 ही मानिएगा या 19 मान सकते हैं गांधी का, ठीक है। तो 1917 से लेकर फिर 1947 तक के परिदृश्य को हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से था। तो यहां पर भी यही चीज हुआ, इंतजार करते करते वो जो बच्चे जो थे वो थक गए, वो 20 साल 22 साल के हो गए। अब उनको लगने लगा कि नहीं, ये लोग केवल इसी तरह बोल रहे हैं कि भारत को आजादी दिलाएंगे, भारत को आजादी दिलाएंगे, और भारत आजाद नहीं हो पाया। तो इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही एक विद्रोह शुरू कर दिया। कुछ लोग चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता करें, लेकिन यहां पर क्या हुआ,
इस समय कांग्रेस की जो अध्यक्षता जो किए वो रास बिहारी घोष किए, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष किए। अब यहां पर ये सूरत में अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, सूरत में अधिवेशन होता है। और सूरत में जैसे ही ये अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, किसी से छिपी नहीं है, और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कांग्रेस यहां दो भागों में बंट जाती है। एक बंटती है गरम दल और दूसरे में नरम दल में कांग्रेस का विभाजन। यानी जिस उद्देश्य से, याद रखिएगा, इसीलिए बार बार बोलते हैं शक का कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए अभी हम बोले ना कि यूरोपियन दो तरीके से काम कर रहे थे, दोहरे चरित्र वालों से बचना है। और यूरोपियन जिस काम के लिए आगे बढ़े थे उसमें अभी तक ये कहीं ना कहीं सफल हो चुके थे। कैसे? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन होते हैं, लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं विभाजन का स्वरूप तैयार हो गया था। 1905 के बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस का कहीं ना कहीं विभाजन का स्वरूप तैयार हो चुका था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों से रोका गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में ग्रैंड ओल्ड मैन को अध्यक्षता दी जाती है, जो दादा भाई नौरोजी थे। तो स्वाभाविक था, कुछ समय के लिए तो रुक तो गया, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त करना, जो असंतोष जो थी वो समाप्त करना मुश्किल था। और वही असंतोष 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी। और वो ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो चुका गरम दल और नरम दल में। तो इस कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। अब 1909 अभी बता ही दिए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहीं ना कहीं ये ही आगे चलकर, ध्यान रखिएगा, जो मार्ले मिंटो सुधार जो नाम दिया गया और इसमें मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, यही आगे चलकर कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के स्वरूप को तैयार किया था, याद रखिएगा। अगर यहां पर अगर कहा जा सकता है कि अगर गांधी रहते, ठीक है, तो ये स्थिति नौबत नहीं आती। हम प्रूफ भी करेंगे, ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम प्रूफ भी करेंगे इसी में आगे चलकर। चलिए, तो ये रहा 1900 क्या क्या देखे, 1905, 1906, 7 और 9। आगे देखेंगे अब। उन्नीस 1911, ध्यान रखिएगा। अब 1911 में क्या हुआ? कहीं ना कहीं ब्रिटिश कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगे थे। बंगाल में वो क्षेत्र उनका कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का भारत में यानी दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, याद रखिएगा। तो सबसे पहले भव्य दरबार का जो आयोजन जो किया गया, याद रखिएगा, भव्य दरबार का आयोजन। तो भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 1911 में। किसके लिए भव्य दरबार लगाए गए? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के लिए, और उनकी पत्नी के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। क्या घोषणा की जाती है? तो बंगाल का विभाजन रद्द हो। बंगाल का विभाजन जो किया गया था 1905 में, उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल का विभाजन क्या हुआ? रद्द कर दिया गया। और भारत की राजधानी, याद रखिएगा, राजधानी नई दिल्ली बनाने की घोषणा, केवल और घोषणा की बात होती है, नई दिल्ली बनाने की घोषणा, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली बनाने की जो घोषणा जो की जाती है, याद रखिएगा, ये 1911 में ही कर दिया जाता है। और क्या होता है 1911 में? ध्यान दीजिएगा, और क्या होते हैं 1911 में? तो 1911 में ही, याद रखिएगा, 1911 में जो भव्य दरबार का आयोजन होता है, बंगाल विभाजन रद्द, भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाने की घोषणा। कहां से? पहले कलकत्ता थी, तो वहां से फिर नई दिल्ली बनाने की घोषणा, क्योंकि वहां से अब देखें, ये लोग सोच लिए थे कि अब तो हमारी वहां पे स्थिति कमजोर हो गई है, तो क्यों ना राजधानी परिवर्तित कर दिया जाए। अब 1911 में पहली बार, याद रखिएगा, और क्या हुआ 1911 में? तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, याद रखिएगा। पहली बार राष्ट्रगान कहां गाया गया? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, याद रखिएगा, कलकत्ता के अधिवेशन में। और
अध्यक्षता किसने किया? तो पंडित विशन नारायण धर, याद रखेगा, पंडित विशन नारायण धर के द्वारा, पंडित विशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और क्या हुआ 1911 में? पहली हवाई डाक सेवा, पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन, हवाई डाक सेवा का पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन किया गया, याद रखेगा। तो पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन कब किया गया? तो 1911 में किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे और भी क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? अगर वायसराय की बात करेंगे तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, याद रखिएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड इस समय भारत का वायसराय था। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। 1905 हम पढ़े, 1906 देखे, 1907, 1909 और 1911। 1911 में हमने क्या देखा कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, कहां पे भव्य दरबार? तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। किसके लिए किया गया? तो जॉर्ज पंचम के लिए और उनकी पत्नी के लिए किया गया। इसमें क्या की गई? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात किया गया, भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाने की घोषणा यहां पे की जाती है, याद रखेगा। उसके बाद और भी क्या हुआ 1911 में, और अलग से घटना क्या हुई 1911 में, और भी क्या हुए? तो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में, पंडित विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन किया गया इलाहाबाद से नैनी के बीच, याद रखेगा, इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन किए गए। ठीक है, इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अब मेरी बात को ध्यान से एक बार और आराम से देखेंगे। अब ये जब दिल्ली बनाने की घोषणा की गई तो ये राजधानी बनी कब? तो ये राजधानी बनी 1912। तो 1912 भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जो फिर हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्नीस सौ 12 ध्यान रखेंगे, 1912। एकदम आराम से, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है। और हम एकदम इसीलिए बोल चुके हैं कि एकदम आराम से 1905 से 1947 तक आपका वीडियो जाएगा। और इसको जहां भी दिक्कत आएगी आप फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, एकदम आराम से हम लोग देखेंगे। तो 1912 में क्या हुआ? भारत की राजधानी, याद रखेगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई, यानी नई दिल्ली हो गई, नई दिल्ली हो गई। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली कब हो गई? 1912। अब क्या हुआ? एक बार फिर बंगाल का विभाजन होता है। देखिए दिमाग से ये लोग कैसे बंगाल का फिर विभाजन करते हैं। एक बार तो हो चुका था 1905 में, ठीक है। 1911 में इन्होंने कहा कि ठीक है बंगाल विभाजन रद्द हुआ, लेकिन फिर यहां देखिए दिमाग इन लोगों ने क्या लगाया। यहां देखिएगा, बिहार को अलग प्रांत, अब किससे? तो बिहार को जो अलग जो प्रांत जो बनाया गया, तो अलग प्रांत बनाए गए, तो किससे अलग करके अलग प्रांत बनाया गया? तो बंगाल से अलग करके ना बनाया गया, याद रखिएगा। यानी बंगाल से यहां पे अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार के साथ कौन शामिल रहा? उड़ीसा। देखिए इन लोग का दिमाग कितना ज्यादा, हम इसीलिए बार बार बोले हैं कि ये लोग अलग तरीके से काम करते थे, अलग तरीके से ये लोग काम करते थे। और फिर ये कहते थे कि ऐसे मतलब ये विकास का पैमाना ये लोग देते थे। तो इसीलिए हम पहले ही बोले हैं कि दोहरे रूपों से, दोहरे लोगों से बच के रहना है। और ये लोग वो दिखाया, ठीक है, यूरोपियन जो थे ये वही काम किए। तो 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई और बंगाल को, ठीक है, बंगाल से यानी बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया। अब इस बिहार को अलग प्रांत करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि भाई बिहार एक बहुत ये था और इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बहुत काफी भूमिका महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा।
इन्होंने, तो क्या हुआ, तो बिहार को एक अलग प्रांत, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है कि बिहार को एक अलग प्रांत कब बनाया गया, तो 1912। उड़ीसा के साथ, ये उड़ीसा के साथ रहा, लेकिन उड़ीसा को फिर अलग करने की अगर बात आती है तो ये 1936, तो फिर इस पे भी आगे बात करेंगे। और क्या होता है 1912, ठीक है, देख लेंगे। तो 1912 में क्या हुआ, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों से बिहार को एक अलग प्रांत, और बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट, बिहार में आईएनसी का पहला अगर अधिवेशन देखेंगे, याद रखिएगा, आईएनसी का पहला अगर अधिवेशन देखेंगे तो ये बांकीपुर कहां, तो पटना, याद रखिएगा, बांकीपुर पटना में होता है। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आर.एन. माधोलकर, याद रखिएगा, आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में, आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर में, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में, याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस के पिता के रूप में संज्ञा दी जाती है। तो कांग्रेस के पिता के रूप में ए.ओ. ह्यूम को कब संज्ञा दी गई, तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। और 1912 का जो बांकीपुर जो अधिवेशन रहा, वो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा 1912, एकदम आज के बाद कभी आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। मेरा एक प्रयास है, हम ये नहीं करें गारंटी ले रहे हैं, लेकिन हाँ, एक मेरा प्रयास है कि देखिए कैसे कनेक्ट करके पढ़ना होता है। और फिर एक बार पूरा शॉर्ट में लास्ट में रिपीट कर देंगे पूरा इस भी। अभी पूरा एक प्रयास करें कि डिटेल, पूरा तो डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, एक वहां से जरूर आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 1913 ध्यान रखिएगा, 1913 में क्या होता है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में, याद रखिएगा, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में, ये उस समय इसके महासचिव हुआ करते थे। तो अध्यक्ष कौन थे, किसके, गदर पार्टी के, याद रखिएगा। तो गदर पार्टी के अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो ये थे सोहनलाल भाखड़ा, याद रखिएगा, सोहनलाल भाखड़ा। तो सोहनलाल भाखड़ा जो थे, ये गदर पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन अगर कोषाध्यक्ष की बात करेगा तो ये थे, ध्यान रखिएगा, कांसीराम। और क्या हुआ 1913, तो 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए, याद रखिएगा, किसके लिए, तो साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए, गीतांजलि, याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए दिया गया। ये भी 1913 में ही हुआ। और क्या हुआ 1913 में, पहली भारतीय फिल्म अगर कोई बनी, बिना बोलने वाली पहली भारतीय फिल्म अगर कोई बनी, तो कौन, तो राजा लोग कम बोलते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जो था, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली भारतीय फिल्म जो थी, ये बिना बोलने वाली थी। तो 1913 में क्या क्या हुआ, फिर से ध्यान से देखेंगे। तो 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को कहाँ, यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। लाला हरदयाल महासचिव बनाए जाते हैं, जबकि अध्यक्ष जो बनते हैं सोहनलाल भाखड़ा और कोषाध्यक्ष कांसीराम। किसके कोषाध्यक्ष, तो गदर पार्टी के। और याद रखिएगा, एक इसकी जो पत्रिका जो छपती थी गदर पार्टी की, वो छपती थी गदर की गूंज से ये छपा करती थी, याद रखिएगा, शीर्षक होता था गदर की गूंज। उसके बाद क्या होता है 1913 में पहले भारतीय व्यक्ति बनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है गीतांजलि के लिए।
1913 में ही पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज होती है। तो ये बिना बोलने वाली फिल्म थी, बिना बोलने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। तो ये रहा 1913। फिर से एक बार देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या देखा। 1905 बंगाल विभाजन, 1905 स्वदेशी आंदोलन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन, 1907 कांग्रेस का विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1911 बंगाल विभाजन रद्द, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन, 1912 बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और 1912 में ही बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई। कोषाध्यक्ष कांसीराम बनाए जाते हैं, महासचिव लाला हरदयाल बनाए जाते हैं, और अध्यक्ष जो थे वो सोहन लाल भाखड़ा। 1913 में ही साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 1913 में ही पहली भारतीय फिल्म आती है राजा हरिश्चंद्र। अब हम लोग बात करेंगे 1914 से आगे, याद रखिएगा, यानी 1913 से आगे यानी 1914 पे अभी हम लोग बात करेंगे। एकदम आराम से आप लोग आराम से उसको पॉज कर दीजिएगा, आराम से जहां पे हो देखिएगा। एक बार में देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आराम से देखेंगे, ठीक है। तो 1913 तक हम लोग देखे। अब हम लोग 1914 में देखेंगे। देखिए 1914 में क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और जो 1918 तक चलता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ध्यान रखिएगा बिहार में एक जनजातीय या कह सकते हैं किसान आंदोलन होता है जिसका नाम था ताना भगत आंदोलन। याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन। देखेंगे ये 1914 से 1918 ये जो चला ये प्रथम विश्व युद्ध। याद रखिएगा ये प्रथम विश्व युद्ध। एक हम आपके सामने वीडियो अपलोड करेंगे 1919 से 2022 तक के परिदृश्य को हम आपके सामने एक वीडियो अपलोड करेंगे। देख रहे हैं जब समय मिले तो 1900 पहले जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ताना भगत आंदोलन ये जतरा भगत के नेतृत्व में, याद रखिएगा जतरा भगत के नेतृत्व में शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1915 में ध्यान रखेंगे 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। याद रखिएगा 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है। भारत आगमन। अब ध्यान से मेरी बात को यहां से एकदम सुनेंगे। हम लोग देखिए किसी भी काम में जल्दीबाजी करते हैं। कोई भी चीज अगर सीखना हो तो आप सीखिए गांधी से, ठीक है। आप व्यक्ति के रूप में ठीक है, आप मानिए ना मानिए आपकी मर्जी, लेकिन व्यक्तित्व जो था गांधी के पास वो किसी के पास अभी तक ऐसा नहीं रहा। याद रखिएगा। और हम बार बार बोल चुके हैं कि जो कनेक्टिविटी गांधी के पास था, ठीक है, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज वो कनेक्टिविटी हमारे प्रधानमंत्री में भी देखने को कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात हम बोल रहे हैं। अब ये नहीं कि इसको तुलना आप ये कर देंगे और पूरा ये हो गया कि सर उनको ये कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं। कनेक्टिविटी वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गांधी जब भारत आए तो ये राजनीति में प्रवेश करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इनकी मुलाकात होती है और गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि सबसे पहले आप पूरे भारत का दौरा करें, ठीक है, पूरे भारत को आप पहले घूमिए, समझिए, लोगों को जानिए, तब आप राजनीति में आइएगा। इन्होंने करीब लगभग ऐसा लगता है कि 2 सालों तक इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और उसके बाद ये पूरी तरह से राजनीति में आए। और इसीलिए गोखले, याद रखिएगा, गांधी के राजनीति गुरु बने। गोखले जो बने, याद रखिएगा, इसीलिए गोखले को इन्होंने अपना गोखले राजनीति गुरु बने। याद रखिएगा किसके? गांधी के राजनीतिक, अगर हम लोग गुरु की बात करेंगे तो गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर ही गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण किए। 1916 में ध्यान रखिएगा फिर से बात आ गई
लखनऊ में अधिवेशन होता है, भले ही बता चुके थे लखनऊ में अधिवेशन और क्या क्या हुआ उस पर हम अभी बात करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ, इसमें बिहार के किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। ये भी अधिवेशन में जाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार जो थे, इसकी अध्यक्ष मजूमदार, याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार जो थे, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। राजकुमार शुक्ल भी जाते हैं और ये गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया गया था? तो 1916 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार नील आंदोलन की चर्चा की गई? नील जो 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 ये था, नील उत्पादन जो हो रहे थे चंपारण में, तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित जो कराया गया था। तो नील की जो चर्चा जो सबसे पहले जो की गई, वो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही किया गया था, याद रखिएगा। और गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण, याद रखिएगा गांधी जी को बिहार आने का जो निमंत्रण जो दिया गया, ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही दिया गया था। 1916 पे बात किए, 1916 में और भी बोले आपको क्या क्या हुआ था। और 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। उनके प्रयासों से ही लीग के बीच समझौता हुआ और उनके प्रयासों से ही कांग्रेस का विलय हुआ। उधर तो तिलक के बारे में बताए, इधर फिर एनी बेसेंट के बारे में बताए। अब आगे 1917 देखेंगे। 1917 देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से देखेंगे। 1914 ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत के नेतृत्व में। 1915 गांधी जी का भारत आगमन, 9 जनवरी 1915। गोखले के कहने पर ही पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया और इसीलिए आगे चलकर गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु बने। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस का विलय होता है, लीग के साथ कांग्रेस का समझौता होता है। गांधी जी पहली बार, ठीक है, राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण देते हैं और गांधी जी उसको स्वीकार करते हैं। 1917 में जैसे ही गांधी जी का कहां आगमन होता है? चंपारण। चंपारण गांधी जी आते हैं। 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और पहली बार सत्याग्रह, पहली बार भारत में, पहली बार अगर भारत में, ध्यान रखेंगे, पहली बार भारत में अगर सत्याग्रह की बात किया गया कि पहली बार गांधी जी के द्वारा भारत में कहां सत्याग्रह किया गया, तो यह किया गया था चंपारण में। अगर ऐसे भारत नहीं दे तो दक्षिण अफ्रीका, इस चीज का रखेगा। नील आंदोलन के विरोध में, जिसको तीन कठिया प्रथा भी कहा गया, जिसको तीन कठिया प्रथा भी कहते हैं, नील आंदोलन के विरोध में तीन कठिया प्रथा जो चलाया गया था, 3/20 भाग पर नील की खेती जो अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो नील आंदोलन के ये में, ठीक है, पहली बार भारत में गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया 1917 में किया गया, चंपारण में किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछेगा 1917 से? ये तो चंपारण आंदोलन हो गया। अब 1917 से क्या क्वेश्चन पूछेगा? सैडलर आयोग, याद रखिएगा, जो शिक्षा के लिए आयोग लाया गया था, किसके लिए लाया गया था? तो शिक्षा के लिए लाया गया था। और इसी सैडलर आयोग के बाद बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। पटना अगर यूनिवर्सिटी की स्थापना अगर हम लोग देखेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना किस आयोग के बाद हुआ, तो 1917 के सैडलर आयोग के बाद 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब देखेंगे 1917 और भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1917 में ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई जाती है एनी बेसेंट, याद रखिएगा। 1917 में ही कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनाई जाती हैं वो एनी बेसेंट बनाई जाती हैं। भारतीय नहीं हमने बोला, वो एनी बेसेंट इसलिए बोले क्योंकि ये भारतीय नहीं थी। तो और भी क्या हुआ 1917, ध्यान दीजिएगा, और भी क्या हुआ 1917, यहां हम कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएंगे। और भी क्या हुआ 1917,
तो कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अगर आईएनसी की कोई अध्यक्ष बनाई जाती हैं तो ये बनाई जाती हैं एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट से कुछ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट से क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। एक तो ये है कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई जाती हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका है। इसके अतिरिक्त 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की जाती है। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक तो थे ही, एनी बेसेंट के प्रयासों से ही कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होता है और कांग्रेस का विलय होता है, जो गर्म दल और नरम दल में बंट जाता है 1907। तो देखिए रिपीट भी हो रहा है, इस चीज का देखेगा। तो ये रहा 1917। यानी अब एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में गांधी की भूमिका अब देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। तो गांधी कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही 1917 में चंपारण आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि सफल होता है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है, याद रखिएगा। यानी 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन के दौरान ही या बाद कह सकते हैं गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि जो दी जाती है वो आर.एन. टैगोर के द्वारा दी जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी जाती है। तो ये हमने देखा 1914, 15, 16 और 17। अब हम लोग बात करेंगे 1918। आज पहले ही बोल चुके हैं कि अगर माँ की कृपा हुई, माँ सरस्वती की कृपा हुई, तो आज के बाद आप लोग को आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्वी से आप लोग को दिक्कत नहीं होने जा रही है। अब देखेंगे 1918। 1918 क्या, तो 1918 में सबसे पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल आंदोलन, याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो होता है ये 1918 में होता है और यहीं पर गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। याद रखिएगा, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको गांधी जी के द्वारा ही, ठीक है, कम किया जाता है। ये फरवरी मार्च के बीच होता है, याद रखिएगा, फरवरी मार्च 1918, ध्यान रखेंगे। इसी तरह 1918 में अगर हम लोग मार्च अप्रैल की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल 1918 में खेड़ा आंदोलन, कर बढ़ाने के विरोध में खेड़ा आंदोलन शुरू होता है और ये भी खेड़ा आंदोलन किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को लगने लगा कि ये कैसा शख्स, ये कैसा है भाई, ये एक कैसा व्यक्ति जो ना हथियार उठा रहा है ना कुछ कर रहा है और पूरा का पूरा हम पे वार करते हुए जा रहा है। ब्रिटिशों को डर हो गया। ब्रिटिश कहीं ये सोचने लगे कि भाई अब तो गांधी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिंपल सा सोचने वाली बात है, अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए बोल चुके हैं कि गांधी के व्यक्तित्व को समझना है। गांधी के व्यक्तित्व को आप जिस दिन समझ लेंगे ना, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो शख्स बिना हथियार उठाए पूरे ब्रिटिशों के जो भी चाल थे उनके ही हथियारों से उन्हीं पे वार करना, सोच लीजिए। अब गांधी भूख हड़ताल शुरू कर दिए, खेड़ा आंदोलन, उसके पहले देख लीजिए चंपारण में आंदोलन शुरू किए। अब ब्रिटिश कहीं ना कहीं बौखला चुके थे। इसी कारण से 1919 ईस्वी में उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसको बोला गया काला कानून। क्यों काला कानून बोला गया,
क्योंकि जो भी गिरफ्तार जो व्यक्ति होते थे, ना अपील, ना दलील और ना वकील कर सकता था। और इसी के तहत डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, तो भारत में जो भी राष्ट्रवादी जो नेता जो थे, उनको लगने लगा कि कल तो हमारे ऊपर भी ये वार हो सकता है, तो क्यों ना उसके प्रोटेस्ट में, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में एक कोई ऐसा किया जाए जिससे इनकी जो कार्रवाई है वो रुक जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने 13 अप्रैल का दिन चुना। याद रखेगा, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, याद रखेगा जलियांवाला बाग में, याद रखेगा जलियांवाला बाग में एक शांति जुलूस करने का आयोजन किया गया कि शांति जुलूस हो, शांति जुलूस के तहत हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, गोलियां चलाई गई और जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। अब जब हजारों निर्दोष लोग मारे गए, गांधी जी को भी बहुत ग्लानि हुई, गांधी जी बहुत दुखी हुए। अब यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने सिर्फ माइकल और डायर और जो भी लोग थे उनको बचाने के लिए एक कह सकते हैं कि इसी तरह उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर आयोग। याद रखेगा, जिसका नाम था हंटर आयोग। ये 8 सदस्यीय था। याद रखेगा, हंटर आयोग जो था ये 8 सदस्यीय ऐसा कहा जाता है कि है, जिसमें 5 ब्रिटिश और 3 भारतीय थे, और 3 जो थे ये भारतीय थे। अब बहुमत किसके पास, ब्रिटिशों के पास मेजोरिटी थी नहीं, इसीलिए कहा गया कि ये क्या था, एक ऐसा डिसीजन था जो ऐसा समय पे लिया गया जो लेना उचित था। इन लोग का उद्देश्य, इन लोग की मंशा वही थी, और मात्र क्या कहा गया कि 379 लोग ही मारे गए। कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं ये स्थिति हो गई थी कि नहीं, हम भी एक जांच कमेटी बनाएंगे। याद रखिएगा, कांग्रेस ने भी, क्योंकि जनता को तो दिखाना था भाई, स्वाभाविक है, अब जनता के अंदर अगर विद्रोह को दबाना होगा, क्योंकि जनता उस समय विद्रोह पे उतर आती तो फिर किसी का नहीं सुनती, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस के अंदर, यानी कांग्रेस भी जांच कराएगी। ठीक है, कांग्रेस भी जांच कराएगी, और कांग्रेस जो जांच जो कराएगी तो उसके लिए उन्होंने भी एक कमिटी बनाई जिसको बोला गया कांग्रेस जांच कमिटी। याद रखिएगा, कांग्रेस जांच कमिटी। और कांग्रेस जांच कमिटी जो बनाई गई जिसमें मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये लोग थे, और इन लोगों ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 ये डेट याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ, 1918 में सबसे पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन, फरवरी मार्च 1918 में ही खेड़ा आंदोलन, मार्च अप्रैल गांधी जी के नेतृत्व में ये दोनों आंदोलन हुए। उसके बाद रॉलेट एक्ट लाया गया 1919, जिसको काला कानून कहा गया। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। ठीक है, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, और कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी बनाई जिसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी को रखा गया। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है 1919 में, खिलाफत आंदोलन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ध्यान रखेंगे। अब यह खिलाफत आंदोलन क्या था? देखिए, टर्की के सुल्तान को वहां अपदस्थ कर दिया गया, तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा, तो विश्व के साथ साथ भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ा, और भारत में यहां पे आंदोलन हो जाता है। ठीक है, गांधी तो यही चाह रहे थे ना कि कुछ वैसी बातें हों तो हिंदू और मुसलमानों को एक किया जाए, क्योंकि गांधी को भी मालूम था कि बिना मुसलमानों को साथ लिए हम भारत में कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और इसी इंतजार में गांधी बैठे हुए थे कि कोई अंग्रेज गलती करें ताकि हिंदुओं और मुसलमान दोनों साथ हों और एक भारत में बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो जाए। तो वो आगे देखने को मिलेगा। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन और एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 किसके द्वारा? तो लियाकत मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद लियाकत अली और
शौकत अली, याद रखिएगा, शौकत अली के नेतृत्व में, यानी अली ब्रदर्स के नेतृत्व में, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और जैसे ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधी समझ जाते हैं कि अब अभी यही मौका है जो हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए, और उसी का परिणाम हुआ, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। यानी असहयोग आंदोलन के अगर कारण देखा जाए तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन। तो अब हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन पर, तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए। तो 1919 तक हुआ। अब हम लोग 1920 से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1920 एकदम आराम से देखेंगे। अब यहाँ पे 1920 में अब गांधी जी को लगता है कि नहीं, हमें एक ऐसा आंदोलन करना है जो कहीं ना कहीं सीधे जन आंदोलन के रूप में हो और वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ हो। तो इसी के लिए उन्होंने 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, कलकत्ता के अधिवेशन में, एक कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है, और उस विशेष अधिवेशन में ही यह निर्णय लिए जाते हैं कि असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, क्या किया जाएगा भाई, ब्रिटिशों के साथ असहयोग किया जाएगा। यानी ठीक है, गांधी जी का कहना था कि भाई आप आइए, भारत में रहिए, लेकिन हम आपके वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भाई अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई बुलाए और इसी तरह छोड़ दे, यानी एक तरह से बहिष्कार कर दे, तो फिर जाने से क्या फायदा। अब ब्रिटिश को लगने लगा कि भाई अगर हम जाएंगे, हमारी वस्तु का इस्तेमाल होगा नहीं, हमारा ही हम केवल नाम मात्र के रह जाएंगे, तो फिर तो इनके अंदर एक हो गया कि एक तरह से मेरी बेइज्जती है, इंसल्ट है। लेकिन गांधी, हम आपको क्या बोले कि गांधी इनके ही हथियारों से इन्हीं पे वार करते थे, याद रखिएगा। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो पारित किया जाता है, कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में किए जाते हैं। लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, ये कब तक चलता है असहयोग आंदोलन, 1922। अब यहां पर गांधी जी एक जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक आह्वान करते हैं, 1 साल के अंदर हम स्वराज दिला देंगे। लोगों के अंदर हो गया, अरे गांधी जी कह रहे हैं 1 साल के अंदर स्वराज दिला देंगे, जो काम राष्ट्रवादी, ये उदारवादियों नहीं कर पाए, उग्रवादियों नहीं कर पाए, ये क्रांतिकारी जो थे, यानी गर्मपंथी जो थे, नरमपंथी जो थे, क्रांतिकारी जो थे, ये नहीं कर पाए। गांधी तो कह रहे हैं हम 1 साल में स्वराज दिला देंगे। तुरंत लोगों ने गांधी को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। लेकिन ये आंदोलन कैसा था, अहिंसात्मक। गांधी पहले ही बोल चुके थे कि हम ये आंदोलन पूरी तरह से यानी अहिंसात्मक होगी, यानी कहीं भी हिंसा की घटना होगी तो हम ये आंदोलन वापस ले लेंगे। गांधी को तो कहीं ना कहीं एक आभास था ही कि ऐसा काम ब्रिटिश करेंगे, और जो राष्ट्रवादी जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं देश के लिए, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उन पे भी वार करेंगे। तो ये गांधी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई 1 साल बोल दें, कम से कम लोगों का एक जन समर्थन मिलेगा। तो 1 साल के लिए स्वराज दिलाने की बात, याद है, काफी इंपॉर्टेंट। 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर जो स्वराज दिलाने की जो बात की गई, स्वराज दिलाकर रहेंगे, तो दिलाने की जो बात की गई, ये किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के देवरिया में, याद रखेगा, गोरखपुर के देवरिया में एक घटना होती है जिसको बोला गया चौरी चौरा हत्याकांड, याद रखेगा, चौरी चौरा हत्याकांड। और जैसे ही ये घटना होती है, गांधी जी 12 फरवरी 1922 को एनसीएम वापस ले लेते हैं, यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी हमने अभी तक क्या क्या देखा उस पर भी तो हम बात करेंगे, पहले फिर से यहां पे एक देख लेंगे। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, और इस असहयोग आंदोलन
का जो प्रस्ताव जो पारित होता है, ऐसा कहा जाता है कि गांधी के नेतृत्व में, लेकिन ऐसा अगर पूरे ऑथेंटिक किताब पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अकेले गांधी ही असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। बस एक ये लीडर के रूप में काम कर रहे थे। भूमिका सबकी उतनी ही थी जितनी की गांधी की थी, लेकिन गांधी के पास क्या था? एक जन समर्थन था। गांधी ने जैसे ही आह्वान किया 1 साल के अंदर हम स्वराज दिलाकर रहेंगे, एक जन आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता हुआ चला गया। ब्रिटिशों को डर तो था ही, ये कैसा गांधी जो मेरे ही हथियारों से मेरे ही पे वार कर रहा है, वो भी हिंसा से नहीं, अहिंसा से। इसलिए बार बार बोले अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। जीवन में इस चीज को याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या कहा? 1 साल के अंदर स्वराज दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच क्या होती है? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के देवरिया में एक घटना होती है जिसको चौरी चौरा हत्याकांड कहा गया। थाने में आग लगा दी जाती है, जिसमें लगभग 21+1 पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो जाती है। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाते हैं। जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, गांधी जी से कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता नाराज होते हैं और वे कांग्रेस छोड़ देते हैं। इसी बीच इसमें मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास काफी महत्वपूर्ण थे। इन लोगों ने 1923 में इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यह भी स्वराज पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही, चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज पार्टी भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अब हम ही अभी तो पढ़े 1920 असहयोग आंदोलन, लेकिन अभी इसमें जो हम बात करेंगे, जो हम एक एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई अब 1921 में कौन कौन सी घटना हुई, तो 1921 में क्या हुआ अब देखेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है, याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण जो चलता है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है, याद रखिएगा। तो अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड कैसे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 असहयोग आंदोलन का प्रथम चरण। इसके बाद 17 बता दिए, 18 बताए, 19 पे भी बात किए, 20 में असहयोग आंदोलन, 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स, याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब? तो 1921। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन का जो अंतिम चरण जो पूछेगा, तो असहयोग आंदोलन का जो अंतिम चरण की बात करेंगे तो 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग। अभी हम वायसराय पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम केवल बोले हैं कि ईस्वी पे बात करेंगे। तो लॉर्ड रीडिंग ये प्रथम यहूदी वायसराय बनकर आता है, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। और क्या होता है 1921 में? 1921 में मोपला विद्रोह होते हैं, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह, कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह जो था ये एक ब्रिटिशों की सोची समझी साजिश थी। इसीलिए हम बार बार बोले हैं, आपको शुरू में ही बोले हैं कि यूरोपियन जो होते हैं या ये दोहरे चरित्र वाले काम कर रहे थे, दोहरे रूपों में काम कर रहे थे, तो वैसे से आपको आज भी बचना है, याद रखिएगा। ये दोहरे तरीके से काम करते थे। तो 1921 में मालाबार के तट पर, याद रखिएगा, केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह शुरू होता है और इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार, याद रखिएगा, अली मुसलियार। तो अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 में मोपला विद्रोह होते हैं और 1922 में असहयोग आंदोलन का अंतिम चरण भी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही समाप्त होता है। यानी अंतिम चरण यानी असहयोग आंदोलन वापस ले लेना। तो अभी तक हमने बात किया 1922 तक, 1923 तक। आगे हम लोग फिर बात करेंगे 1924। तब तक अभी आराम से देखिए, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं ये वीडियो कितना लंबा होगा मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन आज के बाद आप कहेंगे इस भी अगर पढ़ना हो तो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में ही। इसलिए क्योंकि आज आपको पूरा का पूरा ईस्वी पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहां से कभी आपका छूटेगा नहीं। मेरा एक प्रयास है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आपको लगता है कि स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बोले, लेकिन एक आधार हम तैयार कर रहे हैं ताकि आपको एक
एक मौका मिले कि हाँ ऐसे भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अगर बेस्ट लगेगा तो फिर इस पे भी और अलग अलग तरीकों से हम लोग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इसको देखा जाए कि एक क्या प्रयास है। फिर हम इस पे बात कर रहे हैं 1924 से। तब तक इसको देखिए एकदम आराम से, रोक रोक के देखिएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये लंबा वीडियो जाएगा। अब कितने देर का होगा यह मुझे खुद नहीं मालूम। 1923 तक हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1925। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया। 1925 में काकोरी एक्शन प्लान, ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। इनमें जो मुख्य रूप से थे राम प्रसाद बिस्मल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई। और जैसे ही फांसी की सजा दी गई, याद रखिएगा, तो इसमें प्रथम अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर हम लोग देखेंगे तो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति अशफाकुल्ला खां थे, जिनको फांसी की सजा दी गई थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में किसके, आईएनसी के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। पहली भारतीय महिला अगर दे तो सरोजनी नायडू। तो क्या क्या हुआ 1925? आरएसएस की स्थापना, काकोरी एक्शन प्लान और कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करती हैं। 1925 में ही गांधी जी पहली बार कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। पहली बार कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस से इस्तीफा कब देते हैं? 1925। और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं 1925 में, देख लीजिए। तब तक आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आराम से हो जाए तो ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे 1927। आराम से, ध्यान से, हम पहले ही बोल चुके हैं कि एकदम आराम आराम से हम लोग देखेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में की जाती है, याद रखिएगा। और 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया? तो साइमन कमीशन का जो विरोध जो किया जाता है, ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में। किसके अधिवेशन में? तो आईएनसी के अधिवेशन में। साइमन कमीशन का विरोध का कारण क्या था? सभी सदस्य यूरोपियन थे। सभी सदस्य जो थे ये यूरोपियन थे। कितने सदस्य थे? तो सभी के सभी 7 सदस्य, यानी सभी के सभी कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 को जैसे ही साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है, पूरी तरह से देशव्यापी हड़तालें होती हैं। पूरे देश में विरोध होता है, साइमन कमीशन वापस जाओ। अच्छा, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी के सभी भारतीय थे, इसीलिए इसको बोला गया व्हाइट मैन कमीशन। अच्छा, आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया? देखेंगे, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया। याद रखिएगा, उस समय अगर हम लोग देखेंगे कि स्थिति क्या थी ब्रिटेन में,
तो ब्रिटेन के जो अगर प्रधानमंत्री हम लोग देखेंगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टीवन बॉल्डविन थे। पूरा नाम देख लीजिएगा, स्टीवन बॉल्डविन इसी तरह नाम है, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य के रूप में देखने को मिलता है। तो साइमन कमीशन भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 बंबई जैसे ही आता है साइमन कमीशन, विरोध किया जाता है, विरोध किए जाते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा, लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा जैसे ही साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, वहां पर सॉन्डर्स के द्वारा लाठी चलाई जाती है और लाला लाजपत राय घायल होते हैं। और घायल होने के बाद, जैसे ही लाला लाजपत राय घायल होते हैं, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको भी ध्यान रखना है। तो 1927 हुआ, 1928 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको देखा जाए। 1928 में और क्या पूछता है, ध्यान रखिएगा। बारदोली आंदोलन सॉरी बारदोली आंदोलन, ध्यान रखेंगे। बारदोली आंदोलन 1928 में बारदोली आंदोलन होता है और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। तो सरदार की उपाधि कब दी गई? तो बारदोली आंदोलन के सफलता के बाद वहां की महिलाओं के द्वारा, ऐसे तो गांधी जी ही दिए थे, लेकिन महिलाओं का ही नाम आता है, के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमिटी रिपोर्ट लाई जाती है और डोमिनियन स्टेट्स, नेहरू कमिटी रिपोर्ट लाई जाती है और डोमिनियन स्टेट्स की बात किए जाते हैं। याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेट्स की बात की जाती है। ये 9 सदस्यीय हुआ करता था। याद रखिएगा, ये 9 सदस्यीय था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। याद रखिएगा। और 2 जो सदस्य जो थे, ये 2 सदस्य मुस्लिम थे। एक और चीज होता है 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में ही जवाहरलाल नेहरू और, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा जाता है कि अब केवल डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा और इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की जाती है और उसमें डोमिनियन स्टेट से आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज की मांग की बात की जाने लगती है। याद रखिएगा, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर लीग का जो गठन जो किया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया जाता है और इसमें डोमिनियन स्टेट से आगे बढ़कर कहा जाता है कि अब हमें डोमिनियन स्टेट्स अब नहीं चाहिए, अब उससे काम नहीं चलने वाला है, अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। ब्रिटिशों को लगने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आगे और भी क्या हुआ देखते जाएंगे। तो देखिए 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। 1928 में बारदोली आंदोलन होते हैं। 1928 में नेहरू कमिटी रिपोर्ट लाई जाती है और जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और फिर डोमिनियन स्टेट से आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज की मांग की बात की जाती है 1928 में ही। अब हम बात करेंगे 1929, ध्यान दीजिएगा, 1929 ध्यान से सुनते जाइए। 1929 में ध्यान रखेंगे, 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पहली बार पूर्ण स्वराज, देखिए स्वराज की मांग की बात को कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर लीग में ही हो गई थी, लेकिन पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई ये कांग्रेस के यानी आईएनसी के
लाहौर अधिवेशन में हुआ। आईएनसी के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग। इसके बाद 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है कहाँ से? अमेरिका के खेत खलिहानों में जितने भी उत्पादन थे उनकी डिमांड नहीं हुई। तो डिमांड नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? सप्लाई नहीं होगा, जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। कैसे भारत पे पड़ा भाई? अब ब्रिटिश को आर्थिक स्थिति का जब सामना करना पड़ा तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर नमक पर कर लगा दिए गए। नमक कर लगा दिया गया, जिसके कारण गांधी जी को ये हो गया कि भाई अब ये लोग नमक पर भी कर लगा दिए तो फिर हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? पूरा का पूरा, क्योंकि नमक क्या है, एक कह सकते हैं कि एक सभी के लिए और खासकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया। तो गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, याद रखिएगा एक एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, साबरमती आश्रम से चलकर 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा जाता है। दांडी कहां? नौसार। और नमक कानून का उल्लंघन किए जाते हैं। कितने समर्थकों के साथ? लगभग 78 देता है, 79 भी देता है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन पहुंचते पहुंचते 500 लोग हो जाते हैं। नमक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और गांधी जी यहीं पर निर्णय क्या लेते हैं? देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, कोई चीज जब निर्णय ले लीजिए आगे बढ़ जाइए तो पीछे नहीं हटिए। जीवन का एक वसूल अपने जीवन में याद रखेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये दोहरे चरित्र वाले काम कर रहे थे यूरोपियन। तो आज वर्तमान में अगर वैसे लोग भी हैं तो उनको भी आप त्याग दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो गांधी जी ने भी क्या निर्णय लिया? और सबसे प्यारा चीज गांधी जी का क्या? साबरमती आश्रम। फिर भी उन्होंने क्या कहा? जब तक भारत को आजादी नहीं दिलाएंगे साबरमती में वापस हम नहीं आएंगे। और यही चीज हुआ, गांधी जी कभी साबरमती में आश्रम में वापस फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं आते? आपको भी मालूम है, 30 जनवरी 1948। तो ये क्या था? दांडी मार्च। कितने दिन की यात्रा हुई? 24 दिन की यात्रा होती है। अब इस समय यहाँ पे इरविन था, वहां पे था कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। इरविन में प्रेशर डालता है, भाई कैसा गांधी, सोचने वाली बात है। इरविन को तो पता ही था कि ये दुबला पतला इंसान जो है बहुत कुछ कर सकता है, बिना लाठी उठाए कुछ कर सकता है। धरसना में क्या था? गांधी को आगे चलकर गांधी गिरफ्तार होते हैं, अब्बास तैयब जी नेतृत्व करते हैं, उनके बाद फिर सरोजिनी नायडू नेतृत्व करती हैं धरसना में। बिहार में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। चंपारण और सारण में मिट्टी से नमक निकाले जाते हैं और आंदोलन की शुरुआत की जाती है। दक्षिण भारत में भी नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गांधी अहिंसा तरीके से काफी स्ट्रांग हो चुके थे, अहिंसात्मक तरीके से। और गांधी कहीं ना कहीं दबाव समझौता दबाव के तहत ही ब्रिटिशों पे दबाव बना रहे थे। जीवन में याद रखेगा, गांधी ऐसे ही नहीं व्यक्तित्व के धनी कहलाए। तो ध्यान रखेंगे 1929, 30 और फिर 1930। इसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कि भाई गांधी को बुलाया जाए। गांधी नहीं जाते हैं। अब सोच लीजिए, जिसको बुलाए और ना आए तो क्या महसूस होगा। यहां भी यही चीज हुआ। गोल मेज, ये ऐसा मेज नहीं कि कोई यहां बैठेगा और कोई यहां बैठेगा, कोई यहां बैठेगा, ऐसे बैठेगा। ये पूरा का पूरा एक लाइन में सभी लोग इक्वल बैठेंगे और यहीं पर गोलमेज सम्मेलन किया जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ये हुआ 1930। द्वितीय जो हुआ ये हुआ 1931 और तृतीय जो हुआ ये हुआ 1932। अब सोचिए, 30 में गांधी जी गए नहीं, इसी बीच गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी को मनाने का प्रयास किया जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता,
गांधी जी कहते हैं ठीक है, जो भी कैदी है उनको रिहा कर दिया जाए। इरविन भी चालाकी से काम करता है और कहता है ठीक है, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। इसी भावना में बहकर सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी जाती है, याद रखेगा। तो गांधी और इरविन समझौता जो होता है, याद रखेंगे, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और दो महात्माओं की संज्ञा की जो बात की गई, दो महात्माओं की संज्ञा ये सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया। तुरंत ये भावना में आती हैं, कहती हैं कि भाई इनके जैसा तो कोई रहा ही नहीं। लेकिन ये तो दोहरी चाल थी ना, गांधी को सिर्फ और सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए था। गांधी तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं, तुरंत जाने को वहां पे लंदन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ? लंदन में। प्रथम में तो ठीक है, भारत की तरफ से जाते हैं अंबेडकर, द्वितीय में भी गए, तृतीय में भी गए, लेकिन गांधी जी जो गए, क्योंकि भारत में उस समय दो ही लोगों को ध्यान में रखना था, एक अंबेडकर भारत की तरफ से और गांधी कांग्रेस की तरफ से। ब्रिटिश भी दिमाग लगाकर काम कर रहे थे। गांधी जी जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचायत की बात कर दी जाती है। गांधी जी तुरंत भड़क जाते हैं। सोच लीजिए क्यों? क्योंकि गांधी को याद आ जाता है 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन, क्योंकि गांधी जी को मालूम था कि यही सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में आगे चलकर, याद रखिएगा, यही सांप्रदायिक निर्वाचन आगे चलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा। और फिर यहीं पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या? दलितों के लिए अलग क्षेत्र। गांधी तुरंत वहां से उठकर चले जाते हैं। सोच लीजिए कितने व्यक्तित्व के धनी और अंदर से कितना शक्तिशाली। अगर आप शक्तिशाली हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती है। याद रखिएगा, सही तरीके से अगर आप शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली का मतलब क्या? मोटा ताजा नहीं, आपके अंदर एक व्यक्तित्व होना चाहिए। गांधी ने उस चीज को दिखाया। भरी सभा से गांधी मेज से उठकर चल देते हैं। सोच लीजिए, रैमजे मैकडोनाल्ड और जो उस समय का जो विपक्ष और जो लोग थे वो सब के सब देखते रह गए। गांधी इसी तरह व्यक्तित्व के धनी नहीं कहलाए। अपने आप में गांधी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन को उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया। ब्रिटिश के हथियारों से ब्रिटिश पे ही उन्होंने वार किया। ये होता है। तो गांधी जी ने क्या किए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन वापस उठकर चल देते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां? लंदन में। प्रधानमंत्री उस समय कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। लेकिन तुरंत दलित क्षेत्र के लिए काम किए जाते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में कर दी जाती है। गांधी क्या करते हैं? गांधी जी जब गिरफ्तार किए जाते हैं, ठीक है, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं। किसके लिए बैठ जाते हैं गांधी जी अनशन पर? कि हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र की मांग जो हो रही है वो नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पता था कि एक तो बहुत बड़ी चूक हो चुकी है, जो उसका भरपाई आने वाले समय में करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गांधी जी के मन में यही था। और तुरंत गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ठीक है, जैसे ही गांधी जी अनशन पर बैठते हैं, अंबेडकर के भी हाथ पैर फूल गए होंगे। ये क्या, अगर कुछ हो गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुरंत गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी ऐसे साइन करने नहीं जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में एक समझौता होता है 1932 में, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना गया। तो ये रहा 1930, 31 और 32। आगे हम बात कर रहे हैं, फिर 35 पे बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो भारत शासन अधिनियम है तो उसका भी देखेंगे, फिर जब संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया सत्याग्रह था। विनोबा भावे को बुलाया गया, आ जाओ आंदोलन अब आपको शुरू करना है। विनोबा भावे सोचेंगे हम कैसा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी को पता था कि अभी एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जिससे ब्रिटिश को लगे कि नहीं मेरे ऊपर इतने ये लोग कड़ाई से काम नहीं कर रहे हैं, और भारत में भी लोगों को लगे कि नहीं एक आंदोलन चल रहा है। क्योंकि अगर उस समय ब्रिटेन भारत से छोड़कर चला जाता तो भारत की स्थिति और भी खराब हो जाती। क्यों? जापान तुरंत भारत में एंट्री करता और स्थिति क्या होती किसी से छिपा नहीं।
क्योंकि जापान में भी उस समय स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी कि अगर वो भारत में आते तो फिर भारत की स्थिति भी, इसीलिए विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए तैयार किया गया। और प्रथम जो सत्याग्रही बनाए जाते हैं, वो प्रथम सत्याग्रही बनाए जाते हैं विनोबा भावे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जो होते हैं, याद रखिएगा, दूसरे सत्याग्रही जो होते हैं ये थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो होते हैं, तीसरे सत्याग्रही जो थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तो ये याद रखेंगे और लिख भी लेंगे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। इसको नोट कीजिए। देखेंगे अब 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है और रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता कौन करता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये सबसे लंबे समय तक 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसी बीच मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है। क्रिप्स मिशन का भारत में, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है और 1944-45 में बेबल का भारत में आगमन होता है, बेबल, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिप्स और बेबल के साथ वार्ता करने वाला एकमात्र सदस्य तो कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 9 अगस्त 1942 गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी समेत सभी बड़े नेता क्या कर किए जाते हैं? गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। पूरे भारत में आंदोलन होता है, बिहार में भी होता है, उस पर भी फिर आगे हम चलकर बात करेंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, याद रखिएगा 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन कितना सदस्यीय? 3 सदस्यीय था, याद रखिएगा। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन में कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स, स्टोफर्ड क्रिप्स, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है और जवाहरलाल नेहरू के इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है और फिर आगे चलकर संविधान सभा के निर्माण की बात की जाती है। माउंटबेटन प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। ये को किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे। चलिए एक प्रयास किए आप लोग के सामने, अगर आप लोग का साथ रहा तो ऐसे कई टॉपिक मेरे पास हैं जो आपके सामने रखेंगे और आपको बेनिफिट होगा। सुझाव जो भी होगा आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।